एक बार फिर से स्वागत है आपका सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में। और आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और ये जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्लास है 11th। तो 11th क्लास के फिजिक्स के इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत करने का जो हमारा तरीका होगा वो आपके सामने है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और हम इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ते चले जाएंगे और जो जो न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे उनको भी टाइमली सॉल्व करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्लियर व्यू के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। बेसिकली अर्लियर चैप्टर्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। हमने क्या पढ़ा है? पार्टिकल इज आइडियली रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट मास। तो वहाँ क्या होता था, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मानकर ही सारा मोशन पढ़ते थे, चाहे वो 1 डायमेंशन मोशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो। उसका कारण क्या था? कारण ये था, मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ माना, अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से चलाना चाहते हैं और चलने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो उस समय जो भी ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, वो इनके बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है। मान लो कि अगर उसको वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस मेज़र करनी पड़ेगी। कोई हो सकता है डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करे और दूसरे एंड तक मेज़र कर पाए, कोई हो सकता है डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करे और यहाँ तक मेज़र करे, और हो सकता है कोई बीच में किसी पॉइंट से स्टार्ट करे और दूसरे बीच के किसी पॉइंट तक चले। तो इस तरह से तो अलग अलग लोग अलग अलग डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, तो फिर आंसर कैसे सेम आएगा? तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट को डब्बा नहीं माना, हमने इसको पॉइंट मान लिया। इस तरह का पॉइंट, जहाँ ये पहुँचा वहाँ पर भी पॉइंट मान लिया। और अब इनके बीच की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट लेंथ नहीं ले सकते, अलग अलग लोग भी मेज़र करेंगे तो वो अलग अलग नहीं आएंगी। तो इसलिए हमने पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट वहाँ पर सोचा। आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं। आगे लिखा है, जब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कि हमें पॉइंट मास मिले, कहीं भी नहीं होता। हम देखते हैं बस, कार, ट्रेन, एलिफेंट सब इतने बड़े बड़े। तो रियल ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो हैं एक्सटेंडेड बॉडीज़। एक्सटेंडेड बॉडीज़ मीन्स बॉडी जो है वो पॉइंट मास नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। उस केस में हम पॉइंट मास कैसे मानेंगे, ये हमारी समस्या है। आगे लिखा हुआ है, एन एक्सटेंडेड बॉडी इन फर्स्ट प्लेस इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये वाला पॉइंट कहाँ से आया वो यहाँ समझ में आता है। अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पॉइंट मास माने तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मानने पड़ेंगे और उसी को हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस चैप्टर में हमें जो शुरू करना है वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ना शुरू करना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी की कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पर कुछ भी बताने से पहले एक नया टर्म हमारी तरफ फेंक दिया है। टर्म क्या है? टर्म है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ का की कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है आगे कुछ भी समझने से पहले हम सेंटर ऑफ मास को समझना चाहेंगे कि वो क्या है और हमारी हेल्प कैसे करता है। एक बात यहाँ पर और बताई गई है, वो ये है जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं। अब ये एक्सटेंडेड बॉडी वर्ड का मीनिंग आप समझते जाइए। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम पॉइंट मास वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। तो वो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है, इनको यहाँ पर एक नाम दिया, वो है रिजिड बॉडी। क्यों रिजिड बॉडी नाम दिया उसको भी समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, थोड़ा सा बताने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं। मान लिया ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी है। इस एक्सटेंडेड बॉडीज़ में अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग बहुत सारे पॉइंट मास हैं।
अब ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा वर्ड जुड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को अब हम मोशन करेंगे तो ये चलेगा, घूमेगा, टूटेगा, कुछ भी होगा। टूटेगा नहीं, अभी हम सिर्फ चला रहे हैं इसको। तो जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो उस केस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं x है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस y है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस z है। बॉडी के मोशन होने पर भी इन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और जब ऐसा होगा तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब सिंपली है सॉलिड, ठोस बॉडी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज ए बॉडी विद ए परफेक्ट डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। मीन्स इस पूरे एनालिसिस में हम कभी शेप चेंज की बात नहीं करेंगे कि स्प्रिंग की बात कर दी या कोई ऐसी चीज़ क्ले जैसी कि वो मोशन के दौरान दब गई हो, ऐसी चीज़ों की बातें नहीं करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सच ए बॉडी डो नॉट चेंज। जैसा कि अभी हमने बात की थी, इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि शेप चेंज ना हो या डिस्टेंस चेंज नहीं हो। इवन कि लोहे के अंदर भी, आयरन तो बिल्कुल सॉलिड होता है, हमारा ये मानना है कि उस पर कोई फोर्स लगा, चाहे वो हम ही लगाएं, तब भी पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है उनके पार्टिकल के बीच की दूरी थोड़ी सी तो बदलेगी, लेकिन हमारा यहाँ कहना है कि वो जो थोड़ी सी बदलेगी ना, वो इतनी कम है कि उसको हम इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं स्टील हो, आयरन हो और किसी तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, ये मानते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में हमें एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पता लगा, वो ये है मोशन पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास को समझना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव। देखो बना दिया ना उल्लू। अभी क्या कह रहे थे, सेंटर ऑफ मास समझेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी था मोशन को समझना। तो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी की बात की है। देखो पॉइंट मास था, तब तक तो हम सीधे सीधे सब कर रहे थे। रिजिड बॉडी में मोशन कैसा हो सकता है, पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो देखते हैं क्या बताने वाले हैं। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। लेट अस बिगिन विद अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको लेने के बाद हम ये समझना चाहते हैं कि इनका मोशन किस तरह से होगा। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये डायग्राम है, इसमें एक ट्राइंगल टाइप का दिखाई दे रहा है। असल में ये एक स्लोप है जिस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऊपर से नीचे तक ये स्लाइड करके आएगा। अब इस स्लाइड को थोड़ा समझने के लिए हम इसको स्लाइड भी समझ सकते हैं, छोटे मोटे एनिमेशन तो आजकल हम बना ही लेते हैं। देखिए ये है एक ट्राइंगुलर ब्लॉक है जिस पर कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, जैसा कि हमारे डायग्राम में कहा है। और अब हम इसका मोशन देखते हैं। तो मोशन देखते हैं, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक सरकता हुआ आ गया। अगर हम ये मान के चलें कि ब्लॉक की पहली पोजीशन तो वो होती और फाइनल पोजीशन ये होती। अब हम इस ब्लॉक के, आपने क्या बोला, दिस इज रिजिड बॉडी। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनका एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, दिस इज 1, एक पॉइंट मान लिया दिस इज 2, एक पॉइंट मान लिया दिस इज 3। यहाँ पर जब ये पूरा ब्लॉक सरक के यहाँ पर आया तो नंबर 1 वाला पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर पहुँचेगा, नंबर 2 वाला यहाँ पहुँचेगा और नंबर 3 वाला यहाँ पहुँचेगा। इस तरह से ये पॉइंट चलेंगे। अगर इनके मोशन की बात करते हैं तो पहले पॉइंट का मोशन हो गया बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट यहाँ तक, दूसरे पॉइंट का मोशन हो गया यहाँ तक, तीसरे पॉइंट का मोशन हो गया इस तरह से। इस मोशन की खास बात है
पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन हम अच्छी तरह से समझते हैं। इस स्ट्रेट लाइन मोशन का एक नाम और है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन है या वन डायमेंशन मोशन है। तो एक मोशन तो हमने समझा रिजिड बॉडी का ऐसा, जो सिंपली वैसा ही है जैसा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा। फिर से हम अपनी किताब पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने पढ़ा और इसमें यहाँ पर जो लिखा है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सारा मोशन ट्रांसलेशन मोशन है। ये लिखा है यहाँ पर देखिए, इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने ट्रांसलेशन मोशन कराया है उस पूरे की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी उसके हर एक पार्टिकल की भी होगी। अब देखते हैं ये दूसरा कौन सा एग्जाम्पल हमें बताने वाले हैं। आगे लिखा है, कंसिडर नाउ द रोलिंग ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक और वुडन सिलेंडर डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। अब ये केस है इस तरह का। इस केस को भी समझते हैं कि इस केस में क्या कहने वाले हैं। एक ट्राइंगुलर ब्लॉक है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसके अलग अलग पॉइंट माने हैं और उनको मोशन करा के देखा गया है। चेक करते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका भी एक छोटा सा अलग डायग्राम बना के हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से एक ट्राइंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पर सिलेंडर ज़्यादा बेटर बना हुआ है उस डायग्राम से, उसमें वो सर्कल जैसा लग रहा था। इस सिलेंडर को ऊपर से नीचे से लुढ़काया तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ से लुढ़क के यहाँ पर आ गया, तो उस पोजीशन को नंबर 1 मान लिया, इस पोजीशन को नंबर 2 मान लेते हैं और थोड़ा सा सरकाया तो ये यहाँ पे आ गया पोजीशन नंबर 2 पर। अब हम इसमें इसी तरह के पॉइंट मानते हैं जैसा कि उस डायग्राम में बनाया गया था। मान लेते हैं सेंटर पर एक पॉइंट है जिसका नाम रख दिया है हमने P1। अब ये पार्टिकल जब लुढ़क के आएगा तो कैसा फील होगा वो भी बताते हैं। अगर ये वाला पॉइंट A है और ये लुढ़क के आ चुका है, आधा चक्कर काट चुका है, नीचे वाला पॉइंट मान लिया ये B होता तो क्या होता, A तो आ जाता नीचे यहाँ पर और B आ जाता ऊपर, यानी ये ऐसे घूम गया। इस तरह से पूरा का पूरा एक चक्कर हो चुका है। उसके बाद एक राउंड और मान लेते हैं तो A फिर से आ जाता ऊपर और B आ जाता नीचे। लेकिन बीच वाले पॉइंट का क्या होता, ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी बीच में होता और ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी बीच में होता। अगर हम बात करते हैं सिर्फ P1 पॉइंट की, तो P1 पॉइंट तो देखिए सीधा सीधा यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया। लाइन थोड़ी तिरछी है, इग्नोर करना उसको, जैसे हम नेगलेक्ट करते रहते हैं बाकी चीज़ें भी। तो यहाँ से ये चला, ये भी बीच में आ गया, तो ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी कि इसमें एक सेंटर वाला पॉइंट ऐसा है जिसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ए पॉइंट का मोशन देखते हैं। ए पॉइंट यहाँ से चला और फिर घूमता हुआ ये नीचे आ गया। अगर ये ए पॉइंट होता तो ऐसे घूमता हुआ नीचे आ गया, तो इसका मैं पाथ अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से ये चला और ऐसे घूम के इधर आ गया और यहाँ से चला तो फिर आ गया ऊपर। तो देखिए बड़ा अजीब सा पाथ बना ए का, पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया। बी का पाथ देखें तो बी यहाँ से चला, बी यहाँ पर आया और फिर बी यहाँ से नीचे चला गया, तो ये बी का पाथ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अजीब सा मोशन है। ट्रांसलेशन तो है, ये तो पता चल रहा है, यानी अगर P1 का मोशन देखते हैं तो हम ये कहते हैं दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन का मैंने फिर से बताया था, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो P1 का मोशन तो स्ट्रेट लाइन हुआ, प्लस अब बाकी का जो मोशन देखें, ये मोशन कुछ अजीब है, इसका हमें नहीं पता ये क्या है। इस अजीब मोशन को समझना है, तब हम समझ पाएंगे कि रिजिड बॉडीज़ यानी जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं उनका मोशन कैसा होता है। अब ये तो क्लियर हो गया, सिंपली ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पे और कुछ मोशन मिले हुए हैं, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। अब इस मोशन को समझने के लिए करें क्या, इस मोशन को समझने के लिए इस ट्रांसलेशन मोशन को अगर हम रोक दें, स्टॉप कर दें, तो बस ये पार्ट बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो फिर इसको हम समझेंगे। तो अब ये समझते हैं कि इस ट्रांसलेशन मोशन को कैसे रोकें।
तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन है क्या, उसको देखते हैं फिर से। थोड़ा मैं मिटा दूं इसको। यहां पर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है P1। अब हम चाहते हैं इस P1 को चलने से रोक दें। तो चलने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है हमारा वो लाइन जिस लाइन के अलोंग होने वाला है मोशन। अगर इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन से फिक्स कर दिया जाए तो ये मोशन नहीं होगा, यानी बांध दिया जाए। तो बांध देने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको कुछ ठोक दो, कील ठोक दिया जाए तो फिर चलेगा ही नहीं। तो फिर मोशन कैसा होगा वो देखते हैं। अगर इसको इस लाइन के अलोंग बांध दिया जाए यानी फिक्स कर दिया जाए, तब ए जो पॉइंट यहाँ था वो घूम के यहाँ आएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और इस तरह से ए एक चक्कर लगाएगा। ऐसा होगा ए का मोशन। बी का मोशन कैसा होगा, वो भी इसी तरह से घूमेगा। यानी कि अब यूँ समझिए कि ये जो घूमने वाला पार्ट था, इस घूमने को हम क्या बोलेंगे, दिस इज रोलिंग। ये जो मोशन है इसका नाम रोलिंग है, जैसे इसका ट्रांसलेशन है इसका रोलिंग है। तो इस रोलिंग मोशन का हमने एक पार्ट रोका। पहले ये घूमते हुए चल रहा था, अब चलना इसका बंद कर दिया, तो अब सिर्फ क्या बचा, घूमना। और घूमने को हम बोलते हैं सर्कुलर या रोटेशन मोशन। तो अगर इसका ट्रांसलेशन बंद कर दिया जाए तो बचेगा क्या, दिस इज, इसको हम कई जगह सर्कुलर या फिर रोटेशन मोशन बोलते हैं। तो यहां पर एक चीज क्लियर हुई, जो रोलिंग वर्ड है इस वर्ड में दो चीज छुपी हुई थी। क्या क्या दो चीज, एक तो ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर मोशन, सीधे सीधे चलना, साथ में है रोटेशन मोशन। तो अगर हमें ये समझना है कि वो अजीब क्या चीज है, तो वो अजीब है रोटेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर सीधा चलना है तो तब तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और अगर वो लुढ़क रहा है यानी रोल कर रहा है, तब उसमें दो मोशन एक साथ हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब देखते हैं कि हमारी जो NCERT की किताब है उसमें इस बात को कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ये हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे लिख रखा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज समथिंग। ये समथिंग क्या चीज़ है, ये है वही पार्ट जिसको हम अजीब बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द बॉडी देयरफॉर इट इज नॉट इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, इट्स मोशन इज ट्रांसलेशन प्लस समथिंग एल्स। जो यहाँ पर ये लिखा है ये ट्रांसलेशन, ये प्लस ये समथिंग एल्स, ये वही चीज़ है जिसको अभी हम समझते समय कह रहे थे कि कुछ अजीब है। और अब हम जानते हैं ये अजीब क्या है, दिस इज रोटेशन। अब इन्होंने आगे क्या बताया है उसको भी समझते हैं। आगे लिखा है द मोस्ट कॉमन वे टू कंस्ट्रेन ए रिजिड बॉडी सो दैट इट डज नॉट हैव ट्रांसलेशन मोशन इज टू फिक्स इट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इन्होंने वही लिखा। हमने कहा था अगर हमें इस पूरे मोशन का ट्रांसलेशन वाला पार्ट रोकना है तो इसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर दो, फिक्स कर दो। जो हमने बताया था कील ठोक के हमने उसको फिक्स कर दिया। द ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ सच ए रिजिड बॉडी इज रोटेशन। और यहाँ पर इन्होंने तुरंत लिख दिया अगर उसको फिक्स कर दिया तो उस रिजिड बॉडी में सिर्फ एक मोशन बचेगा, दैट इज रोटेशन मोशन। और इसके एग्जाम्पल हमारे घरों में और बाकी सब जगह बड़े आराम से मिलते हैं। वो है जैसे कि व्हील, पहिए का घूमना, और हमारे स्कूल में सीलिंग फैन जो होते हैं स्कूल्स में लगे होते हैं घर में, उन सब में जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, रोटेशन मोशन। यहाँ पर एक बात और बताइए, द लाइन ऑफ फिक्स्ड एक्सेस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसको भी समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है किसी किसी को ये। हमने क्या किया था, यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हमने इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन था, उसमें एक ऑब्जेक्ट था, हमने इस वाले एक्सेस को कर दिया था फिक्स। हमने कहा था इसके साथ इसकी लंबाई को हम फिक्स कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट अब रोटेट कर गोल गोल घूम रहा है इस तरह से। अब देखना है किस एक्सेस के रेस्पेक्ट में गोल गोल घूम रहा है। तो वो एक्सेस ये वाला नहीं है,
गोल गोल घूमने वाला एक्सेस देखिए कैसे। अगर मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और ये गोल ऐसे घूम रहा है, तो ये जो पेन मेरे हाथ में है, इस पेन के चारों तरफ ये गोल गोल घूम रहा है। यानी इस पेन से जिस पॉइंट की डिस्टेंस अभी x है वो हमेशा x ही रहती है, चाहे वो चारों तरफ घूमती रहे। तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जो इसके अंदर से कहीं से पास हो रही हो, या ये पूरा का पूरा उससे एक सेम डिस्टेंस पर घूम रहा हो, मीन्स रेडियस जैसा डिस्टेंस वहाँ पर दिखाई देगा। तो ये याद रखना, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाला, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, असल में ये डॉट नहीं है, ये एक लाइन है जो बाहर निकली हुई है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन को भी पहचान में आना चाहिए। ये लाइन जिस पर मोशन हो रहा था, जिस पे मोशन हमने बंद कर दिया, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है। एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा वो लाइन जिसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ घूम रहा है, रेडियस जैसी डिस्टेंस नजर आएगी। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम है सीलिंग फैन का। तो सीलिंग फैन की ये जो रॉड है, जिस रॉड के चारों तरफ ये पंखा घूम रहा है, तो देखिए इस रॉड से मान लिया ये एक पॉइंट है जिसके डिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ। तो जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट इसी डिस्टेंस पर चारों तरफ ऐसे घूमेगा, तो एक सर्कल बनेगा और R1 क्या होगी उसकी रेडियस। इसी तरह से कोई पॉइंट अगर हमने बाहर का माना, जिसके डिस्टेंस को मैं यहाँ पर R2 मान लेता हूँ, और ये R2 पूरा सर्कल होने पर इस तरह का मोशन देगा। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन का मतलब है हर एक पॉइंट उस एक्सेस से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं। इसी तरह का एग्जांपल आगे भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है ये कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक क्या होता है, जिसमें कुम्हार जो होता है वो मिट्टी रख के और वो चारों तरफ घूमता है और उस पर जो शेप है वो अपने फिंगर से उसकी शेप बना देता है। यहाँ पर मैं एक वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें ये बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें देखिए क्या है, ये है सेंटर की लाइन, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब आप समझ सकते हैं इस एक्सेस ऑफ रोटेशन में कुम्हार के चाक का कोई भी पॉइंट इमेजिन करके देखिए। मान लिया ये पॉइंट है या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, जब ये घूमेगा तो इस तरह से हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा। और सर्कुलर मोशन को हमने बताया था रोटेशन वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं, तो ये भी रोटेशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर बेसिकली जो बात हमने समझनी चाहिए वो ये है, रिजिड बॉडी अगर सीधे सीधे चलती है तो ट्रांसलेशन मोशन, उस केस में उसका हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन मोशन ही करता है। लेकिन अगर वो लुढ़कने वाला केस आ जाएगा, लुढ़कने का वर्ड क्या था, रोलिंग, तो उस केस में दो मोशन होंगे, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो ये था हमारा मोशन का टाइप। यहाँ इस डायग्राम में देखिए वही चीज़ जो हमने समझी है वो बताने की कोशिश की गई है। देखिए ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये है वो ऑब्जेक्ट। मान के चलते हैं मिट्टी है, कुम्हार उससे मटका बनाना चाह रहा है। अब ये है गोल गोल घूम रही है, रोटेशन हो रहा है। तो उस वाले केस में हमने इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट माना P1, एक पॉइंट माना P2। तो देखिए ये जो Z है, दिस इज नाउ एक्सेस ऑफ रोटेशन। पहली बात तो ये हमें एक्सेस ऑफ रोटेशन पहचान में आना चाहिए हर केस में। जो ऑब्जेक्ट माना तो देखिए वो एक सर्कल बना रहा है, उसकी रेडियस R1। दूसरा कोई पॉइंट माना P2, इसकी रेडियस R2, ये भी सर्कुलर मोशन में है। अगर कोई ऐसा पॉइंट माना जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है, तो वो जस्ट अपनी जगह पर रुका हुआ रहेगा। जस्ट क्या होगा वो, अगर मान लिया मैं हूँ वो, तो जब मेरा मोशन एक ही जगह पर इस तरह से होगा, खड़े खड़े घूमने वाला, चक्कर नहीं काटूंगा सर्कुलर मोशन की तरह। तो ये है रोटेशन मोशन को समझने का एक और एग्जाम्पल। अब इन्होंने कुछ बात और भी कर रखी है, वो बात फिलहाल पता नहीं हमारे काम की है या नहीं है। इन्होंने ये बता रखा है कि कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट डायग्राम पर आता हूँ। ये स्पिनिंग टॉप, ये लट्टू है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो स्कूल में तो बहुत करते हैं इस तरह के बच्चे काम। वो एक टॉप लेके आते हैं, उसके ऊपर रस्सी लपेटते हैं और ऐसे ज़मीन पर मार के इसको घुमाते हैं।
तो अगर मान लेते हैं ये टॉप है, तो ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है, लेकिन टॉप क्या होता है, इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो खुद भी घूमता रहता है। यानी दो तरह के मोशन यहाँ पर हुए, ये तो हुआ उसका एक्सेस, लेकिन इस वाले केस में एक्सेस भी फिक्स नहीं है, ये खुद भी घूम रहा है। इसलिए देखो ये पूरा जो टॉप है वो थोड़ा तिरछा बता रखा है, अभी यहाँ पर है, फिर घूम के इस तरह से ये घूमेगा। इसका भी एक वीडियो ढूंढ के यहाँ पे लगा देंगे जिससे समझने में आसानी हो। तो ये वाला मोशन क्या है, इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ये खुद भी घूम रहा है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मोशन हुआ। हो सकता है अभी 11th वाले लेवल पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को ना पढ़ें, ना शायद समझना पड़े। इसी तरह से ये सीलिंग फैन है, इस सीलिंग फैन में जो रोटेशनल एक्सेस है पंखे का वो तो है ऐसा, पंखड़ियाँ ऐसे घूम रही हैं, लेकिन हमने इसको हवा चारों तरफ खाने के लिए इसको भी घुमा रखा है, तो इसका भी एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है खुद भी मोशन कर रहा है, यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये चारों तरफ भी घूम रहा है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ रोटेशन मोशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह घूमना, चीज़ें बड़ी बुरी तरह से भी घूम सकती हैं, पर फिलहाल हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए रोटेशन और ट्रांसलेशन दो केस लेंगे। यहाँ पर ये समझा रखा है, एक वर्ड आया है प्रिसेशन। प्रिसेशन जो स्पिन वाला मोशन होता है जिसमें लट्टू टॉप घूम रहा था, उसको हम प्रिसेशन, बस वो नाम समझाया गया यहाँ पर। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देके ये बात समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ से मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज प्योर ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट को फेंका है, जैसे ये यहाँ रखा हुआ है, ये जग टाइप का दिख रहा है, वो जग जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, वैसा ही यहाँ है। तो इस केस में जिस पॉइंट की वेलोसिटी, जो इस पूरे जग की वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी इसके सारे पॉइंट्स की है। जो इसके अंदर रिजिड बॉडी के अंदर पॉइंट है, सबकी वेलोसिटी सेम है हर जगह। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा केस है डायग्राम में, इसमें देखिए जग पहले ऐसे था, फिर घूम के ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, यानी जग भी क्या है, रोटेशन भी कर रहा है। तो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल देके ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम यहाँ पर कितनी तरह के मोशन सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस एक जगह पर सबका निचोड़ लिख दिया है, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज नॉट पिवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज ईदर ए प्योर ट्रांसलेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑन रोटेशन। द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज पिवोटेड और फिक्स्ड इज सम वे इज रोटेशन। समझ में आ गई होगी बात। सबसे पहला एग्जाम्पल जो था एक ब्लॉक को लुढ़काने वाला, वो था प्योर ट्रांसलेशन मोशन का केस। जब सिलेंडर लुढ़क के नीचे आ रहा था, वो था कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। यहाँ बिल्कुल फिक्स है कि अगर उसको फिक्स कर दिया जाए तो ट्रांसलेशन मोशन बंद हो जाएगा और प्योर रोटेशन बच जाएगा। इस पूरे टॉपिक में हमने सिर्फ इतनी बात समझी है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसको पढ़ने के बाद ही हम रोटेशन मोशन पढ़ सकते हैं।